Hello students, this is the third part of the chapter Sectors of Indian Economy and first topic is how to protect the workers in the unorganized sectors कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स काम करते हैं कर्मचारी उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनकी कैसे सुरक्षा की जाएगी। ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर जॉब दैट आर मोस्ट सॉट आफ्टर बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव बीन एक्सपैंडिंग वेरी स्लोली। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो जॉब्स होती हैं ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे सिक्योर जॉब होती है, लेकिन यहाँ पे जो रोज़गार की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी कम हैं, वो इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर नहीं हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू फाइंड मैनी ऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइज इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। साथ ही साथ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी हमें ऑर्गेनाइज सेक्टर की बहुत सारी कंपनियां रन करती हुई मिल भी सकती हैं। They adopt such strategies to evade the taxes and refuse to follow the law that protect the laborers. ये कंपनियां जो कि काम करती हैं ये बहुत सारी स्ट्रेटजीज को फॉलो करती हैं, मतलब ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करती हैं जिससे कि इन्हें टैक्स कम देना पड़े और लेबर्स की प्रोटेक्शन के लिए ये कोई भी खास नियमों का फॉलो नहीं करती हैं। इसकी वजह से बहुत सारे वर्कर्स को मजबूरी में आके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब को ढूंढना पड़ता है और इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की जो जॉब्स होती हैं वो लो सैलरी वाली होती हैं जहाँ पे कम सैलरी मिलती है। इनका ज़्यादातर एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण होता है और इन्हें उचित इनकी वेजेस इनको इनको पैसे इनकी मजदूरी नहीं दी जाती है। अर्निंग बहुत ही लो होती है और रेगुलर भी नहीं होती है, जॉब सिक्योर भी नहीं होती और भी दूसरे जो बेनिफिट्स हैं वो वर्कर्स को नहीं दिए जाते हैं। Since 1990, it is also common to see a large number of workers losing their job in the organized sector. हम 1990 से देखते आ रहे हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारे वर्कर्स जो हैं अपनी जॉब को खोते आए हैं। These workers are forced to take up the job in the unorganized sector with the low earning. तो इसलिए वर्कर्स को मजबूरी में आके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कम इनकम वाली जॉब को लेना पड़ता है। Hence, beside the need for more work, there is also a need for protection and support of the workers in the unorganized sector. तो काम मिलने के अलावा वर्कर्स को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रोटेक्शन की और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हु आर दीज वेनरेबल पीपल हु नीड प्रोटेक्शन? ये कौन से लोग हैं? वेनरेबल मतलब जिनकी चांसेस ज़्यादा होते हैं एक्सप्लॉयटेशन के। ये वेनरेबल का मतलब ही यही होता है कि एक ग्रुप में से हम जब कुछ सेक्शन के लोगों को मान लेते हैं कि इनके साथ ये होना ही होना है, तो ये कौन से ऐसे वेनरेबल लोग हैं जिनकी प्रोटेक्शन की जिनको ज़रूरत है? रूरल एरिया में, गांव जो एरिया होता है, द अनऑर्गेनाइज सेक्टर मोस्टली कंप्राइजेज ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, रूरल एरिया में इस ग्रुप में हम उन लोगों को लाते हैं जो कि लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं होती है और लेबर की तरह काम करते हैं। छोटे मोटे फार्मर्स, कारीगर, लोहार, कारपेंटर या फिर ब्लैक स्मिथ हो गया आपका, वीवर हो गए, बुनाई कढ़ाई करने वाले हो गए, गोल्डस्मिथ हो गए छोटे मोटे। नियरली 80% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया आर इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी। तो 80% से ज़्यादा जो हमारे रूरल हाउस होल्ड मतलब जो गांव के जो घर हैं इंडिया में, वो ज़्यादातर बहुत ही स्मॉल फार्मर, स्मॉल लेवल के किसान होते हैं। These farmers need to be supported through adequate facility for timely delivery of seeds, agriculture input. तो इन फार्मर्स को सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि इनको समय समय पे बीज है, क्रेडिट लोन है, स्टोरेज है, गोदाम है, इस तरह की फैसिलिटीज़ इनको देती जाए, मिलती जाए। इन दी अर्बन एरिया में, शहरों में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादातर स्मॉल स्केल फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी वर्कर्स आते हैं। कैजुअल वर्कर्स जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हुए आपको मिल जाएंगे। ट्रेड और ट्रांसपोर्ट, व्यापार या ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत सारे वर्कर्स मिल जाएंगे। या फिर स्ट्रीट वेंडर, सड़कों पे सामान बेचने वाले, हेड लोड वर्कर्स, सामान सर पे ढोने वाले, गारमेंट कपड़ा बनाने वाले, रैक पिकर जो कचरा उठाते हैं वो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑल्सो नीड गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर प्रोक्योरिंग द रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सरकार की सपोर्ट की ज़रूरत होती है ताकि वो रॉ मटेरियल को खरीद सके और अपने सामान की मार्केटिंग कर सके। कैजुअल वर्कर्स रूरल और अर्बन एरिया दोनों जगहों पर होते हैं और इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। मेजॉरिटी ऑफ वर्कर फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स एंड बैकवर्ड कम्युनिटी फाइंड देमसेल्फ इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो हमारे ज़्यादातर जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स से ग्रुप से जो लोग बिलोंग करते हैं, बैकवर्ड कम्युनिटी में आते हैं, पिछड़ा वर्ग में आते हैं,
वो अपने आप को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हुए देखते हैं, वहीं हमें ये ज़्यादा मिलते हैं। Beside getting the irregular and low paid job, these workers also face social discrimination. तो कम सैलरी मिलने के साथ साथ इन्हें सामाजिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। इसीलिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स काम करते हैं, इन्हें प्रोटेक्शन, सुरक्षा के साथ साथ सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत होती है, ताकि इन्हें इकोनॉमिक और आर्थिक इनका डेवलपमेंट, इनका विकास होता रहे। सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। अगर हम ओनरशिप के हिसाब से सेक्टर को डिवाइड करते हैं, तो दो सेक्टर हमारे पास हैं, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर स्टूडेंट वो सेक्टर होता है जिसमें ज़्यादातर जितने भी एसेट्स होते हैं और जो सर्विसेज होती हैं वो गवर्नमेंट के पास होती हैं। प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ पर आपके एसेट की ओनरशिप, एसेट का मतलब हो गया आपका कोई लैंड हो सकती है, कोई आपकी बिल्डिंग हो सकती है। तो प्राइवेट सेक्टर में जो एसेट्स की ओनरशिप होती है और सर्विस की डिलीवरी करने का काम, ये सब प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनियों के हाथ में होता है। पब्लिक सेक्टर का एग्जांपल है आपका जैसे रेलवे डिपार्टमेंट, या बहुत सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं जैसे टाटा हो गई, तो ये आपकी पब्लिक सेक्टर में आती है। सॉरी, जैसे कि आपका रेलवे है वो आपका पब्लिक सेक्टर में आता है। उसी जगह पे जैसे कि आपकी प्राइवेट कंपनी है जैसे कि रिलायंस है और टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी लिमिटेड है, ये आपकी प्राइवेटली ओन्ड है, प्राइवेट सेक्टर में आती है। प्राइवेट सेक्टर में जो भी काम किए जाते हैं उनका काम करने का मोटिव क्या होता है, मकसद होता है कि सिर्फ उन्हें प्रॉफिट कमाना है। लेकिन पब्लिक सेक्टर में जो काम होता है उसका मोटिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उसका मोटिव होता है लोगों की भलाई करना, लोगों का वेलफेयर करना। गवर्नमेंट रेजेस द मनी थ्रू दी टैक्सेस। गवर्नमेंट जो है मनी को, पैसे को कैसे बढ़ाती है, टैक्स लगा के बढ़ाती है, और इन टैक्सेस जो कलेक्ट होते हैं इनको उन खर्चों के लिए इस्तेमाल करती है जो कि लोगों के लिए जो सर्विस दी जाती है उन खर्चों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। There are several things needed by the society as a whole, but which the private sector will not provide at reasonable cost. Some of these need spending large sum of money, which is beyond the capacity of the private sector. Also, collecting money from thousands of people who use this facility is not easy. तो प्राइवेट सेक्टर के पास इतना ज़्यादा ये इतने सारे लोगों के साथ पैसा कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इतने सारे लोगों को ये सारी सर्विस नहीं दे सकते हैं, और साथ ही साथ इतने लार्ज थाउजेंड्स ऑफ पीपल से पैसा कलेक्ट करना इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, तो ये प्राइवेट सेक्टर नहीं कर पाता, ये इनके लिए ईजी टास्क नहीं होता है। इवन इफ दे डू प्रोवाइड दिस थिंग्स दे वुड चार्ज हाई रेट फॉर यूज़। और अगर ये सर्विस लोगों को प्रोवाइड कराएंगे तो ये बहुत ज़्यादा लोगों से उस चीज़ का चार्ज लेंगे। इसीलिए जिस प्रोजेक्ट में ज़्यादा पैसा लगता है, ज़्यादा रिस्क होता है, वो हमारी गवर्नमेंट करती है। जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, रेलवे हो गया, ब्रिजेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इरिगेशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपकी गवर्नमेंट करती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हैवी स्पेंडिंग, काफ़ी खर्चा होता है, और फैसिलिटी देना ये गवर्नमेंट का काम होता है और गवर्नमेंट इसके लिए अकाउंटेबल होती है। द चैप्टर इज ओवर। थैंक यू।